नेक्स्ट पॉइंट, आई नॉट इज इक्वल टू LCR सर्किट के अंदर क्या होगा, वो V0 अपॉन जेड, IRMS है वो हो जाएगा VRMS अपॉन इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड, और I इज़ नॉट इक्वल टू V बाई जेड। इंस्टेंटेनियस जो करंट है वो V के इक्वल नहीं होगी, बिकॉज इन दोनों के बीच में वो फेज डिफरेंस है। पीक वैल्यू और RMS ये होगी। अगर V रजिस्टर के ऊपर जो है वो कितना हो जाएगा, IRMS R, V इंडक्टर पे क्या हो गया, IRMS XL, VC इज इक्वल टू IRMS XC। जनरली जो करंट दे रखी होती है वो IRMS करंट होती है, तो रिस्पेक्टिव वोल्टेज वो RMS वोल्टेज आएगी, तो VC है वो IRMS XC। पीक वैल्यूज है इनकी, पीक वैल्यूज अगर RMS वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीक वैल्यू आ जाएगी। और वेरियस इवेंट्स के अराउंड है ना, इंस्टेंटेनियस है वो नहीं पूछी जाती, नॉट आस्क्ड। तो पूछा जाएगा तो IRMS पूछ लें, VRMS वोल्टेजेस है, या जो RMS वोल्टेज पूछ लेंगे, या फिर पीक पूछ लेंगे। फिर नेक्स्ट है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सो वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये क्या होता है, इसके अंदर जब देखते हैं कि रेजोनेंस के टाइम है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2π√LC। एट दिस फ्रीक्वेंसी potential difference across inductor and capacitor, ये दोनों है वो रेजोनेंस के टाइम इक्वल होते हैं। एट रेजोनेंस ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों इक्वल होते हैं और आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री। सो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। सो जो भी अप्लाइड वोल्टेज है वो आती है रजिस्टर पर, रजिस्टर पर आती है। तो जो भी अप्लाइड वोल्टेज है वो आएगी रजिस्टर पर। सो जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड EMF है, इज merely to overcome the resistance opposition only। सिर्फ रेजिस्टेंस का ऑपोजिशन है वो होता है अप्लाइड EMF पे। तो इस केस में क्या होगा, तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो ये कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर XL और XC
ये अगर वेरी लार्ज हो, एक्स एल और एक्स सी है वो वेरी लार्ज हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अराउंड है वो बहुत हाई होगा। एज वो क्यों होगा, हाई क्यों होगा? उसका रीज़न ये है कि आपने वी आर एम एस अप्लाई किया, आई आर एम एस करंट है और रेजिस्टेंस है वो ओनली आर है, और इन दोनों के इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण जो भी है इन पर वोल्टेज है वो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों पे नेट जीरो है। तो जो भी है वो है रजिस्टर पे। तो अगर एल और सी के कारण जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के कारण कैंसिल आउट हो रही है एक दूसरे की। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, ये रेजिस्टेंस हाई हो तो इन पे इंडिविजुअली हाई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बट वो पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो ये जो फिनोमिना है कि अगर एक्स एल और एक्स सी वेरी लार्ज हो तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत लार्ज आएगा, बट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये जो इंक्रीज्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है ड्यू टू आउट ऑफ फेज, दोनों जो आउट ऑफ फेज है उस वजह से जो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। बिकॉज करंट है वो करंट को अपोज करने वाला सिर्फ एक रेजिस्टर बचा है, बाकी ये दोनों अपोज कर रहे हैं पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन की जो इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बिकॉज दोनों इक्वल होंगे, इंडक्टर पे जितना उतना ही कैपेसिटर पे होगा तभी कैंसिल आउट होंगे, उसका अप्लाइड ईएमएफ के साथ जो रेशियो है वो है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। सो वोल्टेज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई आर एम एस डब्ल्यू एल अपॉन आई आर एम एस आर अप्लाइड। ये रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी आर, और ये ही बैटरी जो ईएमएफ बैटरी या जो भी साइनोसॉइडल वेरिंग जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो और ये सेम है। बिकॉज देखो ये सर्किट है, ये वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इधर मान लो x आया तो इधर आ गया माइनस एक्स, और यहाँ पे है तो बचा कौन ये एक, तो ये सारा वोल्टेज है वो सिर्फ इस पे आएगा। सो ये है, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इंटू आर। अगर वी आर एम एस की बात करें तो वो इसके इक्वल होगा।
सो वोल्टेज मैग्निफिकेशन है वो हो गया आई आर एम एस ओमेगा एल अपॉन आई आर एम एस आर इज इक्वल टू आई आर एम एस 1 अपॉन ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आई आर एम एस इंटू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। सो वोल्टेज मैग्निफिकेशन है वो हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी आर। और ये जो रेशियो है ये 1 से ज़्यादा होता है, इज लार्जर देन यूनिटी। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स कर्व ऑफ सीरीज सर्किट। रेस्पॉन्स कर्व ऑफ सीरीज सर्किट। इसके अंदर है हम जो ग्राफ देखेंगे वो है कि जो इम्पीडेंस होती है एलसीआर सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। तो हम क्या करेंगे कि इनका इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का कर्व देखेंगे। तो जैसे फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस इसकी बहुत लार्ज रेंज होती है, तो हम इसका ग्राफ है वो लॉग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का लॉग है उसके बीच में खींचेंगे ग्राफ। सो एक एक्सिस है उधर हो गया लॉग ओमेगा और वाई एक्सिस है उधर हो गया, मैं एक्स एल लूँगा, मैं एक्स सी आर जेड और आई। तो इनका मैं ग्राफ है वो देखूंगा। तो ऐसा ग्राफ आता है। ये बात हो रही है रेजोनेंस की। मेन तो रेजोनेंस को समझने के लिए और रेजोनेंस कंडीशन पे क्या ग्राफ होगा इनका, एक तो वो, और बाकी जनरल वैल्यूज के लिए ये लाइन होगी वो होगी आर की। तो ये ग्राफ है वो लॉग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में है। सो ये हो गया आर, रेजिस्टेंस है वो, रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस की एक वैल्यू होती है, वो जीरो भी नहीं होती, इसलिए ये ऊपर है क्योंकि जीरो नहीं है और चेंज नहीं होता, तो एक स्ट्रेट लाइन है जीरो स्लोप की। फिर अगर मैं बात करूं इम्पीडेंस की, ये है कंडीशन है रेजोनेंस की, ये लाइन है वो है रेजोनेंस की। यहाँ पे क्या होगा रेजोनेंस यानी ये फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पे जो लॉग ओमेगा है, ये ओमेगा है वो रेजोनेंस वाली है, तो ये लाइन लिख दी मैंने। फिर मैं बात करूं जेड की, तो जेड क्या होता है? जेड होता है अंडर रूट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। सो इसका मतलब ये दोनों ये जीरो हो टोटल, तो मिनिमम हो सकती है आर, वो होगी एट रेजोनेंस। तो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी रेजोनेंस के टाइम।
सो आर से कम इम्पिडेंस हो नहीं सकती। फिर एक्स सी माइनस एल, इनमें से कोई भी ज़्यादा हो वैल्यू पॉजिटिव आएगी बिकॉज स्क्वायर है। सो इम्पिडेंस है वो, इम्पिडेंस का कर्व है वो हो जाएगा ऐसे। इम्पिडेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे वेरी करेगी। ये हो गया जेड का कर्व। फिर अगर बात करें करंट की, तो करंट क्या होगी? करंट की बात करें तो करंट जब रेजोनेंस होगा तब मैक्सिमम होगी, और बाकी टाइम आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई जेड। सो एट रेजोनेंस ये आर हो जाएगा, तो उस टाइम मैक्सिमम होगी, बाकी टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगी दोनों तरफ। सो ये कर्व हो जाएगा आई का। फिर अगर मैं बात करूं एक्स सी की, तो एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। यानी जब ओमेगा कम होगा तो एक्स सी है वो, ओमेगा कम होगा तो एक्स सी है वो ज़्यादा होगा। यानी ओमेगा कम है तो एक्स सी ज़्यादा है। ये करवा गया, ये आ गया एक्स सी का। और एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। तो एल यहाँ पे ओमेगा है वो इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये हो गया एक्स एल का। ये दोनों यहाँ पे एट रेजोनेंस, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज है वो इक्वल है। फिर एक्स एल माइनस एक्स सी कर्व, एक्स एल माइनस एक्स सी कर्व, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक्स एल है वो क्या होगा, शुरुआत में एक्स एल है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स एल है ये देखो शुरुआत में कम है, एक्स सी ज़्यादा है, तो शुरुआत में ये नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पे ये देखो एक्स लाइन है, लोग ओमेगा की लाइन को क्रॉस कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, या लोग ओमेगा की एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। वो कब होती है, रेजोनेंस पे एक्स एल माइनस एक्स सी वो जीरो होता है। और ये फिर ऐसे इसका करवा जाएगा। सो एग्ज़ाम में अगर कर्व आइडेंटिफिकेशन आए तो बहुत ही इजी है। ये एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है लॉग ओमेगा, यहाँ पे ये याद रखना है, ये लॉग ओमेगा के साथ ग्राफ है, न कि ओमेगा, बिकॉज एक्स सी और एक्स एल ये है वो इम्पिडेंस इंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि एक्स एल बहुत ज़्यादा हो सकता है फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत लार्ज होती है, तो इसका हम लॉग ले लेंगे ताकि वैल्यू छोटी रहे, ग्राफ को बना सके हम। सो एक्स एल एक्स 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 एल एक्स सी आर
जेड आई का लॉग ओमेगा के साथ ग्राफ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रेजोनेंस होगा वो बनाते हैं, उसकी एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे रेजोनेंस होगा। फिर हमें पता है कि आर है वो इंडिपेंडेंट है, आर की वैल्यू फिक्स होती है, तो ये चेंज नहीं होगा ओमेगा के साथ, तो ये हो गया आर। फिर हमें पता है कि इम्पीडेंस है जेड है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर होता है। तो ये हमेशा जीरो या पॉजिटिव होगा, और ये अगर जीरो हुआ तो ये मिनिमम ये हो सकता है। सो इम्पीडेंस का कर्व है वो ऐसे होगा। फिर करंट है वो करंट रेजोनेंस की कंडीशन पे आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। सो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी जब रेजोनेंस होगा, जेड इज इक्वल टू आर, तो इस पे करंट है वो मैक्सिमम होगी। फिर एक्स सी की बात करूं तो एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 ओमेगा सी, यानी ओमेगा जब कम होगा तब एक्स सी है वो ज़्यादा होगा। तो ओमेगा जब कम होगा तो एक्स सी है वो ज़्यादा होगा। तो ये हो गया एक्स सी। ये देखो ये जीरो की लाइन है, यहाँ पे एक्स इधर इधर वर्टिकली नेगेटिव है, इधर वर्टिकली पॉजिटिव है, तो ये एक्स सी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। फिर ऐसे ही एक्स एल है, एक्स एल इज इक्वल टू है ओमेगा एल, तो ये पॉजिटिव। ये हो गया एक्स एल, ये हो गया जेड, ये हो गया आई। फिर एक्स एल माइनस एक्स सी है, इनिशिएशन में क्या है एक्स सी ज़्यादा है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का देखेंगे तो वो हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे क्रॉस करेगा ये है एक्स एल माइनस एक्स सी। ये रेजोनेंस पे यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी है वो जीरो हो जाएगा। ये ओमेगा सी और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गई एक्स एल और एक्स सी बराबर हो गए। सो ये लॉग ओमेगा और इन क्वांटिटीज के बीच ग्राफ है। सो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये। जेड है रेजोनेंस पे, जेड मिनिमम होगा इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और इस टाइम आई है वो मैक्सिमम होगी। तो बहुत ही इजी है मतलब ये ग्राफ अंडरस्टैंड करने को, और लॉग ओमेगा के बीच में होता है ओम, ये याद रखना, और बाकी अपने आप समझ में आ सकता है। फिर है असेप्टर सर्किट। असेप्टर सर्किट ये क्या होता है कि जैसे सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट या एसी सप्लाई, if frequency of AC circuit या AC supply can be varied, मतलब फ्रीक्वेंसी है वो जब हम चेंज कर सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल जैसे रेडियो के अंदर करते हैं, टेलीविजन सिग्नल्स के अंदर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई कैन बी वेरिड। ये एग्जांपल हो गए। देन क्या होता है कि एलसीआर सर्किट होता है, उसके अंदर एट दिस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंस होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है, और मैक्सिमम करंट है वो फ्लो करती है, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये मेथड है, दिस मेथड by which radio or television set is tuned at a particular frequency, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। So this method by which radio or television set is tuned at particular frequency, so by this resonance पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम रेडियो टेलीविजन सिग्नल्स को उनको ट्यून करवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट।